ओके, तो सिंक्रोनस काउंटर देखो, एक बार असाइनमेंट अपलोड हुआ है क्या आपको? अगर अपलोड नहीं भी हुआ है तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपके पास एक मतलब बेटर वैरायटी में नोट्स फॉर्म हो जाए बेटा, बेटर वैरायटी में नोट्स फॉर्म हो जाए, ठीक है? यस सर। डार्क क्यों आ रहा है अबे यार? ऑफ करने से वापस सेटिंग खराब हो जा रहा है क्या इसका? एक बार वेट कीजिए अभी। सर ब्लैक बोर्ड अभी ठीक दिख रहा है। हाँ मतलब अरे वो जो कैमरे की जो सेटिंग है ना वो फिर से बदल गई, पहले जैसा हो गई सर। आप जल्दी आ जाओ, रुको आपसे ही बात करके करता हूँ। मैनुअल ऑटो उसको करूँ, मैनुअल में ही है ये अभी, तो ऑटो करूँ क्या? एक मिनट, ऑटो करने से क्या होता है? एक मिनट, इसमें तो फिर वही वाला इशू ना आ जाए। अभी तो ठीक चल रहा है, ऑटो कर दिया मैंने अभी। आप एक बार चेक कर लेना ना आप ही आके। नहीं पहले ठीक चल रहा था लेकिन अभी दिक्कत कर रहा है ना, अभी सही हुआ है। अभी मैंने ऑटो कर दिया लेकिन फिर भी आप प्लीज अगर आ जाओ तो ठीक रहेगा। स्टार्ट करें क्या बेटा? यस सर। आपको असाइनमेंट तो वैसे मैंने अपलोड करवा दिया है। लेट्स डू अ प्रैक्टिस काइंड ऑफ थिंग। देखो देखो, मैं आपको रिंग और जॉनसन काउंटर पढ़ाऊंगा लेकिन उस टाइम पे आप खुद इतने कैपेबल होगी क्योंकि आप सिंक्रोनस काउंटर को इजीली हैंडल कर सकते हो, तो इतना हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट वी कैन हैंडल। क्वेश्चन लिखो, फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द काउंटर। क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द काउंटर। कितने स्टूडेंट है? 34 सर। 34। हाँ ठीक है। देखो बेटा, आप क्या चाहते हो, मैं कितना पढ़ाऊं डिजिटल आपको? कितना पढ़ाना है डिजिटल आपको? बहुत सर। मैं एक्चुअली ये चाहता हूं कि आपको डिजिटल सारे बैचेस से ज्यादा पढ़ा दिया जाए, और एनालॉग तो है ही, और बीच बीच में। लेकिन एक बात, आप लोग हो बड़े वो क्या बोलना चाहिए ना, मतलब मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता आप लोग को, मैं आप लोग पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे सर वजह बता दो, है ना? यस सर। यहाँ पे जे है, के है, बस इतना ही लिखा है। दिस इज क्यू, दिस इज क्यू बार, दोनों का दोनों जे के फ्लिप फ्लॉप ही है, ऐसा बोल रहे हैं वो। अरे आवाज मत करो ना यार, क्या है अभी? यहाँ पे भी वन है, ठीक है, और दोनों का दोनों क्लॉक, क्लॉक का बिहेवियर हमको इफेक्ट डालता है क्या हमारे सिंक्रोनस काउंटर में? नो सर। क्लॉक का बिहेवियर हमारे सिंक्रोनस काउंटर में कोई इफेक्ट नहीं डालता। देखो, अरे सॉरी, मेरे को लगा संदीप सर आ गए। हाँ, ये संदीप सर अगर आ रहे हो ना भेज देना उनको भैया। ये देखो बेटा, व्हाट इज दिस? सीएल के लिख सकते हैं, ये सीएल के लिखो या सीपी लिखो, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। देखो, ये पक्की बात है बेटा, आप 4 दिन के बाद अगर डिस्टिल के बैचेस में आओगे और वो नया बैच स्टार्ट होगा तो उसमें ज्यादा पढ़ाऊंगा।
6 दिन के बाद आओगे फिर ज्यादा पढ़ाऊंगा। अगर पूरे साल भर में 365 दिन में 365 डिजिटल की क्लास स्टार्ट करूंगा तो ये पक्की बात है, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ, हर बार नया ही पढ़ाऊंगा। तो अब आपको प्रूफ हो जाएगा कि अगर कोई स्टूडेंट होगा जो पिछली बार पढ़ा होगा, उसको दिख जाएगा कि यार अभी 10 दिसंबर वाले बैच में तो सर ने बहुत पढ़ा दिया था, इतना सारा, इससे भी ज्यादा कैसे हो सकता है? जैसे यूनिवर्स का कोई एंड है क्या? हाँ नहीं। हाँ सर। तो वैसे ही नॉलेज गेन करने का कोई एंड है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, आप ये बताओ, क्लॉक के बिहेवियर से मेरा सीक्वेंस इफेक्ट होता है? कभी भी नहीं इफेक्ट होता। सिंक्रोनस काउंटर में अगर आपका कोई फ्रेंड आता है और वो ऐसे करता है, ये देखो, ये बबल को हटा देता है, लुक एट द बोर्ड बोला मैंने अभी, है ना? अगर ऐसे कर दिया तो क्या मेरा अप्रोच बदल जाएगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। बस ये देखना है आपको कि अगर वो सिंक्रोनस काउंटर है तो सॉल्व करने का। देखो बेटा, मैंने कम से कम 20 स्टेप सॉल्व कराए होंगे और मैं 40 स्टेप करवा दूंगा, और उसके बाद ना अगर आपको एग्जाम में नहीं बनता है ना, तो प्लीज एक्सेप्ट कर लेना कि आप 1 नंबर के हो ही गधे करके। अब देखो, इसको मैं क्यों करा रहा हूं? सो दैट प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं मैं। अब आप बोलोगे सर इनिशियल वैल्यू दिया है क्या आपको? चेकआउट इनिशियली दिया है? नहीं दिया हुआ है। अब इनिशियली जब नहीं दिया है ना, तो आपकी मर्जी जहां से स्टार्ट करना है कर लो। लेकिन अब एक और एम्बिग्यूटी अराइज होता है, सर दोनों जेके है। मैं बोला यस, लेकिन कौन कौन सा है सर? ये वो है, ये वो है, ये तो दोनों ट्विंस लग रहा है। तो मर्जी आपकी, किसी भी को सबस्क्रिप्ट 0 असाइन कर लो और किसी भी फ्लिप फ्लॉप को सबस्क्रिप्ट 1 असाइन कर लो। ये देखो, मैं अभी इधर जाऊं, ये देखो अंधेरा हो गया। ये सेटिंग अगली बार मैंने चेंज किया, मैंने ये फ्लैप बंद किया और यहाँ से स्विच बंद किया। अब मैं गधा इंसान क्या जानूंगा इसके बारे में, बताओ? है? मेरे को सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, बताओ? अभी सही है? यस सर। यस सर। अभी I हल्का hate- ब्लर, अभी अभी बताओ, हल्का सा कम हो गया सर लाइट, तो ये लेकिन ठीक चलेगा? है। चलेगा यस चलेगा सर। सर। सर ठीक हाँ, ठीक है। अभी नहीं, ये नहीं बदलेगा ना अभी? ओके, अब आप जाओ ना भाई, मैं पढ़ाऊंगा। ओके, देखो बेटा, आपको ये बताओ, सर इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि सबस्क्रिप्ट ए या बी कुछ तो होना चाहिए ना। तो मैं इस बार इंटेंशनली सबस्क्रिप्ट 10 के बदले दोनों फ्लिप फ्लॉप को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? आप सोचो ना, दोनों फ्लिप फ्लॉप को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? नाम तो रखना पड़ेगा ना। दो यस सर। दो यस। ट्विन भाई अगर पैदा हो जाएंगे तो क्या नाम एक ही रख दोगे क्या? इसका भी नाम गुलशन, उसका भी नाम गुलशन, ऐसे तो नहीं रख सकते ना। तो कुछ तो नाम देना पड़ेगा। जैसे पहले अलेक्जेंडर 1, अलेक्जेंडर 2 हिस्ट्री में पढ़ता था हमें, तो वैसे ही इसका नाम बोलते हैं जे ए। हम सबस्क्रिप्ट ए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर की टेंडेंसी क्या होती है? वो सबस्क्रिप्ट 10 रिप्रेजेंट करना प्रिफर करता है, जे बी, के बी, क्यू बी एंड क्यू बी बार। अब इनिशियल वैल्यू गिवन है क्या? अगर इनिशियल वैल्यू आपको नहीं गिवन है बेटा, तो आपके पास फुल फ्रीडम है कि सर मैं क्यू ए और क्यू बी दुनिया की कोई पॉसिबिलिटी ले सकता हूं सर, लेकिन प्रेफरेबली हम लेते क्या आते हैं अक्सर? प्रेफरेबली ऐसा 1-1 भी 0 आप ले सकते हो, दोनों 1-1 आप ले सकते हो, बट हम आप 0-0 ले लेते हैं। अब देखो, सिंक्रोनस काउंटर को सॉल्व करना देखो कितना इजी है। लुक एट द बोर्ड प्लीज, नोबडी इज गोइंग टू राइट। सर ये QA है और ये QB है। सर आपने बोला था इनिशियल वैल्यू दिया है तो ले लो, या तो खुद ही असाइन कर लो। तो हम लोगों ने यहाँ पे खुद ही असाइन कर लिया, 00 रिप्रेजेंट द इनिशियल वैल्यू। बट सर QA को काम करने के लिए हमको चाहिए JA और KA की वैल्यू। ओके, तो व्हाट अबाउट JA फिजिकल कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू? QB क्यूबी पर B bar. What about KA is equal to 1 1 1, all the time 1. Next, what about JB? What about JB? QA एक और QA चीज है, एक और चीज है। कोई स्टूडेंट इसको A और इसको B लिखता ना, एक ही बात है, तो भी आंसर उसका सेम आता, सीक्वेंस नहीं बदलता। तो JB is connected to QA. नेक्स्ट वन हमारा KB is connected to 1. 1 नेक्स्ट, हम आपको पता है कि हम कभी भी हम अपना कंसेप्ट नहीं बदलते। नोडल मतलब नोडल, याद आया? नोडल मतलब नोडल नोडल, और पूरे ओपैम्प में हमेशा कभी भी नोडल लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। सो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार मैंने जो मेथड आपको बता दिया उसी मेथड को बार बार फॉलो करते रहो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंटेशन? इसके ऊपर की सारी वैल्यू क्या है? गिवन वैल्यू में काउंट होगी। ओके, नेक्स्ट वन। सर पहला क्लॉक देंगे,
सर दूसरा क्लॉक देंगे तभी तो आउटपुट आएगा, सर तीसरा क्लॉक देंगे तभी तो आउटपुट आएगा। मैक्सिमम 4 क्लॉक में सीक्वेंस को रिपीट हो जाना चाहिए, और उसकी वजह क्या है? सो बिकॉज हमारे पास 2 काउंटर है, टू तो फ्लिप मैक्सिमम मॉडुलस हो जाएगा 2 पावर 2, मतलब 4 से पहले आंसर आ सकता है, या मैक्सिमम 4 के बाद 4 तक आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मॉडुलस 4 है, हम 5 का मॉडुलस इम्पॉसिबल है। अभी सर अगर हम यहाँ की वैल्यू लिखेंगे तब जाके हम फर्स्ट क्लॉक पल्स देने के क्या बोलना चाहिए, स्टार्टअप में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट QB बार इज 1, KA इज 1, व्हाट अबाउट QA इज 0, व्हाट अबाउट KB इज 0, मीनिंग कॉम्प्लीमेंट। KA के वजह से QA काम करेगा, JB KB की वजह से QB काम करेगा, दोनों वैल्यू 1 है, कॉम्प्लीमेंट कर दो। 0 1 का मतलब क्या होता है? रीसेट। अभी आगे चलेंगे हम। सर QB बार ओके 1, सर K ऑलवेज 1। नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट QA इज इक्वल टू 1 एंड KB इज ऑलवेज 1, मतलब दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट होंगे, तो पहले जो होगा उसको मैं डेफिनेटली चेंज कर दूंगा, तो वो 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1। अभी फिर से हमें आउटपुट लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं हम अभी QB बार हमारा कितना हो गया? 0, A1। व्हाट अबाउट QA कितना है? 0। 0 व्हाट अबाउट KB? 1 1। 0 1 0 1 का मतलब क्या होता है? रीसेट होता है 0 1 0 1 का मतलब। क्या हमारा सीक्वेंस रिपीट हो गया? सीक्वेंस या स्टेट बोल सकते हो, सीक्वेंस के बदले हम स्टेट भी बोल सकते हैं। सीक्वेंस और आपका जो स्टेट था गेट्स रिपीटेड आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्स? बेटा आवाज मत करो ना, मेरे को लगता है ये फैन या तो कूलर की आवाज है, ऐसा लग रहा है मेरे को, आप चेक कर लो। गेट्स रिपीटेड, तो मॉड कितना आया इसका? 3 1 2 3 आफ्टर 3 क्लॉक साइकिल मॉड गेट रिपीटेड, सिंपल। समझ में आ गया अभी? यस सर। ठीक है, चलो अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। आई थिंक हमारी क्लास स्मार्ट बोर्ड में फर्स्ट टाइम हो रही है ना, इतने गैप के बाद। यस सर। बताओ सिंक्रोनस काउंटर कैसा लग रहा है अभी? और क्वेश्चन क्या है? एक इजी लग रहा है सर अब। हाँ, अभी तो सिंक्रोनस काउंटर का मैं डे टू डे लाइफ में क्या क्या कर रहा हूँ मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। ये 2024 में मैं भी फिजिक्स वालों को पढ़ाऊंगा, लेकिन 2022 में गेट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को या और गेट कंप्यूटर साइंस वालों को 2022 में मैंने पढ़ाने का फुल प्लान कर लिया। होल टाइम, सेटअप टाइम, क्लॉक स्क्यू, पोटेंशियल टाइमिंग डायग्राम और क्लॉक जिटर। कभी सुना भी नहीं होगा, मे बी मैं भी नहीं सुना था, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली विथ टाइम। प्लस टीपीएलएच टीपीएचएल नॉट इक्वल टू प्रोपोगेशन डिले मैक्सिमम मिनिमम कॉन्टिजियस टाइम, नहीं कॉन्टिजियस नहीं, कॉन्टिजियस बार बार कॉन्टिजियस हो गया हमारे वर्ड डे टू डे लाइफ में। कंटेमिनेटेड टाइम, कंटेमिनेटेड टाइम, ये तो सारा हम पढ़ रहे थे, तो ऐसा मत सोचना। मैं एक्चुअली ये इसलिए करता रहता हूँ कि मैं देखता हूँ यूट्यूब में मेरा आए दिन कोई ना कोई स्टूडेंट लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है, चलो आओ अब हम आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, वही और गेट पढ़ाता रहता है वो, समझ रहे हो ना। तो आए दिन कोई ना कोई स्टूडेंट यूट्यूब में आ जाएगा, बोलेगा चलो हम आपको वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से ओपैम सिखाते, तो मैं उन पे हंसता रहता हूँ, हाँ पढ़ा ले करके, समझे अभी? यस सर। और एक और चीज है, अगर मैं उनको नहीं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो पता चला उनमें से कोई स्टूडेंट ज्यादा ना सीख लेना, ज्यादा भी नहीं सीखना चाहिए। कोई स्टूडेंट ज्यादा सीख लेगा तो मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो जाएगा, बट ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा, ऐसा कभी भी कि कोई स्टूडेंट मेरे से ज्यादा सीख ले। फिर आप बोलोगे सर ये तो आपका एटीट्यूड लेवल है। नहीं, एटीट्यूड लेवल नहीं है, हमसे आगे बढ़ के क्या करना, मतलब
नॉलेज में, समझे? यस सर। सोच रहे होंगे नहीं नहीं सर आपसे आगे जाएंगे, नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग आजकल क्या है ना, इतने सारे टीचर्स है ना, मुझे समझ में नहीं आता स्टूडेंट ज्यादा है कि टीचर ज्यादा है। आपको ये भी फीलिंग आएगी थोड़े दिन के बाद, स्टूडेंट ज्यादा है कि टीचर। लिखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, बट मैं फिगर इसलिए बना दे रहा हूँ so that आपको अच्छा आइडिया हो जाए। ये आपके असाइनमेंट देखो अपलोड हुआ है क्या? स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं मैं बेटा, असाइनमेंट अपलोड हुआ है? चेक करो, स्टेटमेंट नहीं लिखाना चाहता मैं। ये तो एक काम करते हैं, चलो आप लिख ही लो स्टेटमेंट। लिखो आउटपुट z ऑफ द सर्किट, लिखो बेटा आउटपुट z ऑफ द सर्किट इज लॉजिकली 1। आउटपुट z of the circuit is logically 1. Then after how many clock cycle output will be repeated? Then after how many clock cycle output will be repeated? क्वेश्चन लिखा, बोला है अभी आउटपुट हमारा z है, कितने क्लॉक साइकिल बाद ये आउटपुट z रिपीट हो जाएगा? क्वेश्चन लिखा। यस सर। आप अपने एग्जाम में सिंक्रोनस काउंटर का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो जॉनसन हो चाहे वो रिंग हो। आप अपने एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी न्यूमेरिकल को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, अभी आप उस कंडीशन पे आ चुके हो। बताओ कैसा काउंटर है, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस? सिंक्रोनस। जब काउंटर हमारा सिंक्रोनस है तो ना ही कोई एलएसबी होता है ना ही कोई एमएसबी होता है। आप एलएसबी एमएसबी को बदल सकते हो, ऐसा नहीं है। इसको आप Q2 Q1 Q0 बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखो ये हमारा क्वेश्चन है। अजय ढिल्लन, गुड आफ्टरनून बेटा, मैसेज अभी देखा आपका। क्वेश्चन लिखा था, बोलो। यस सर। गिवन गिवन z इज इक्वल टू कितना है? 1। बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक साइकिल या आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस दैट आउटपुट z इज अगेन गोइंग टू हैव इट्स आउटपुट एज लॉजिकली 1। ऐसा वो आपको बोल रहा है। अब ये z1 कब होगा, क्या आप बता सकते हो मेरे को? z1 तब हो जाएगा जब ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो। तब हम बोलेंगे कि हमारा z1 है। तो Q2 बार, Q1 बार एंड Q0 बार कितना होगा? ये जब z1 है तो ये तीनों 1 होने चाहिए। और ये कब है? ऑब्वियसली इनिशियली। तो आप ये बताओ ना, हम तो आउटपुट बिना कॉम्प्लीमेंट के लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा Q1 एंड ये हो जाएगा Q0। इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर?
दिस इज ऑल 0। ठीक है, जैसा बोला है ऐसे अगर आप चाहो तो लेफ्ट टू राइट सर्किट का ट्रूथ टेबल बना सकते हो या राइट टू लेफ्ट बना सकते हो। तो हमने बोला जैसा हमको लगता है वैसा आप बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पे बस आउटपुट है लेकिन कहीं से कनेक्ट नहीं हुआ है। Q2 थोड़ा नीचे करते हैं। Q2, Q1, Q0। यहाँ पे आप जानते हो हर बार हम सेम चीज कर रहे हैं। इनिशियली मैं बोल सकता हूँ इसको, इनिशियली आगे 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 Q2 को ड्राइव करने के लिए वी नीड द वैल्यू ऑफ J2 and physical connection point of view from the circuit itself, I know that the value of J2 is Q1. Same form, K2 is equal to 1 all the time. Next one, next one, next one, next one. हमको चाहिए in order to make this Q1 to be in driving condition, we should be familiar about the input. Once clock is applied, you need to get the input in order to make the output to get changed corresponding to the input. So what about J1? J1 is connection wise Q2 bar. K1 is connection wide logically 1 all the time, and J0 and K0 is logically 1 for all time. They are fixed input. Fixed input. Next one, ये dotted line याद आया क्या बताओ? Initial value क्वेश्चन में किसी ना किसी तरीके से दिया ही होगा बेटा, initial value। ठीक है, इनिशियल वैल्यू देखो इस सेंस में 000 दिया था क्योंकि वो बार की वैल्यू बता दिया था मैंने। तो अगर आप यहाँ पे सर हम पहला वाला क्लॉक पल्स देने की बात करेंगे तो ये वाला हमको पता होना चाहिए बेटा। तो चलो हम ये वाली इनपुट लिख लेते हैं। ये इनपुट लिखोगे तब जाके क्लॉक पल्स दोगे, तब आउटपुट करस्पॉन्डिंग आएगा और वो भी सबके सब पैरेलली वर्क करेगा। तो Q1 अगर हम देखते हैं तो ये 0 है और ये 1 है। Q2 बार अगर आप देखोगे तो 1 1 हो जाएगा बिकॉज K इज ऑल द टाइम 1 और ये तो 1 ही है। क्या हो जाएगा इसके बाद? अगर आप फर्स्ट क्लॉक पल्स देते हो इसका मतलब है रीसेट 0, रीसेट। इसका मतलब है पहले जो था उसको चेंज करो, तो Complement. कर दिया अभी। उसका मतलब है पहले जो था उसको चेंज करो। ये हमारा पहले क्लॉक पल्स के बाद का आउटपुट है। लेकिन अगर हमको बोलता है कोई यार सेकंड क्लॉक पल्स लिख सकते हो, तो मैं बोलूंगा हाँ लिख तो सकते हैं, लेकिन एक बार यहाँ का इनपुट लिख लेंगे तब हम इजीली और कंफर्टेबल जोन पर सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो Q1 अगर आप देखोगे तो दैट इज 1 एंड दिस इज अगेन 1 बिकॉज K2 इज फिक्स्ड ऑल द टाइम। Q2 बार 1 1 दिख रहा है आपको क्योंकि ऊपर वाला 1 है, एंड दिस और 1। नाउ आई कैन अप्लाई सेकंड क्लॉक पल्स। सबको बदलना पड़ेगा, सबको बदलोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा? ये चेंज हुआ, 1 0 0, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। गुड, यहाँ पे कंटिन्यू करो। व्हाट अबाउट Q1? Q1 अपने को दिख रहा है 0 और वो 1 है। Q2 बार 1, so what will be this? 0 1. This is fixed, both are 1. नेक्स्ट अभी हम थर्ड क्लॉक पल्स दे सकते हैं। रीसेट रीसेट कॉम्प्लीमेंट, रीसेट रीसेट कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले 1 पहले 0 अभी 1 हो गया। फिर से एक बार हम इनपुट लिखते हैं यहाँ पे। Q1 कितना है? अगर हम Q1 देखें तो Q1 इज 0 0 1 हो गया। एक Q2 बार इज 1 1 0, 1 1 बिकॉज वो तो 1 ही है, एंड ये तो 1 1 है, इसको तो लिख ही सकते हो पूरा। अब अगर आप फोर्थ क्लॉक पल्स दोगे तो लेट्स सी, हमें तब तक क्लॉक पल्स देना पड़ेगा जब तक 000 ना आ जाए। जब तक 000 नहीं आएगा तो फिर से वापस 1 आएगा, तब जाके Z1 हो जाएगा। और वो बोला कि कितने क्लॉक पल्स देने के बाद आपका आउटपुट Z वापस 1 हो जाता है, जबकि अभी 1 है। और फिर से 1 कब होगा वो बोल रहे हैं। ये आएगा रीसेट चेंज चेंज। तो रीसेट चेंज एंड चेंज। क्या अब हम नेक्स्ट क्लॉक साइकिल दे सकते हैं? बोलोगे नहीं सर, पहले हम यहाँ पे इनपुट लेंगे तब जाके हम अप्लाई कर पाएंगे। व्हाट अबाउट दिस? Q1 is equal to 1 and 1. What about Q2 bar? Is 1 1 and 1. What about both values? Both values are 1 1. ठीक है,
अच्छा वापस, चलो हम एक काम करते हैं, आउटपुट लिखते हैं अभी, लिख के बताओ। सबको चेंज करना पड़ेगा क्या? ऑल आउट 1 1 1 1, 101 तो आ जाएगा 1 0 1। अभी भी हमारी बात नहीं बनी है, स्टिल वी आर गोइंग टू प्रोसीड अहेड नाउ। Q1 अगर आप देखते हो तो ये है 0 01 और ये 1, बिकॉज वो तो 1 है। Q2 बार अगर आप चेक करोगे तो ये है 0 1, 0 और ये तो हमेशा 1 1 है। 11 तो अब अगर आप अप्लाई करोगे इन ऑर्डर टू गेट योर आउटपुट फॉर द 6th क्लॉक साइकिल, देन व्हाट इज माय आउटपुट? रीसेट रीसेट 0 0 0 0 0 0। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट था, ये वाला देखो डबल 1 था। इसका मतलब जब ये वापस 0 0 0 आ रहा है, जब ये वापस 0 0 0 आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट वाले रेस्पेक्टिव वैल्यूज 1 1 हो जाएंगे और वो एंड गेट से पास हो जाएंगे। और एंड गेट की यूनिक प्रॉपर्टी आपको पहले या दूसरे या तीसरे लेक्चर में पढ़ाया गया था, और आपको बार बार बोला गया था कि जितनी बुक्स दुनिया में, जितनी बुक्स बोलती है कि एंड गेट का आउटपुट 0 आएगा जब एटलीस्ट एक इनपुट आएगा, तो वो सब उस लेवल की बुक्स नहीं है जिस लेवल का मैं हूं अपने आप में। समझ में आया? तभी तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, because output of AND gate is logically 1 एक ही बार when all its input are at high logic, और ऐसा एक ही बार होता है और अपने आप में वो यूनिक लॉजिक गेट है, इसलिए ये सर्किट यूनिक है। तो AND गेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हुई कि जब तक वो वापस इनपुट 1 1 1 नहीं आएंगे तब तक वापस Z1 नहीं होगा। इसीलिए आपको बताया गया था बेटा कि AND गेट में लॉजिकली 1 तभी आता है आउटपुट जब सारे इनपुट क्या हो जाएं 1। जस्टिफिकेशन मिला अभी? yes sir तो बताओ, सीक्वेंशियल सर्किट में एक सिंक्रोनस काउंटर कैसा लग रहा है अभी आपको? इजी लग रहा है सर अब अभी मैं चाहता हूं, देखो बेटा, सारा मैं कर दूंगा ना तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाओगे, बट मैं बोल रहा हूं एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, 19th वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, तो 23 और 24 आप करोगे। 22 न्यूमेरिकल को मैं आज कराऊंगा, बट अभी मैं आपको बोल रहा हूँ 19th न्यूमेरिकल एक बार सर्किट डायग्राम को आप अपने कॉपी में नोट करो। 19th न्यूमेरिकल को समझे? 19th yes न्यूमेरिकल sir को कॉपी में नोट करो। चलो आपको एसिंक्रोनस काउंटर ना मैं मतलब गजब टाइप से पढ़ाने की सोच रहा हूँ। अगर मेरे को जिस हिसाब से मैंने एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट किया हुआ है, मजा आ जाएगा। और आज एक इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, जस्ट इसके बाद, इसी के जस्ट बाद में कराना चाहता हूं मैं भी। आई एम ऑल्सो विलिंग टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल। बेटा सर्किट बना लेना प्लीज, क्लास नोट्स आपका अच्छे वे में कंप्लीट होना चाहिए। इनिशियली ऑब्वियसली वो Q1 को वेटेज हाई देने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबस्क्रिप्ट 1 का इन जनरल मतलब सबस्क्रिप्ट 1 और सबस्क्रिप्ट 0 का इन जनरल मीनिंग ये होता है कि आप सबस्क्रिप्ट 1 वाले को ज्यादा वेटेज देना चाह रहे हो, और इन दोनों की इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी गिवन है? 1 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लाइक क्वेश्चन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दैट न्यूमेरिकल दैट डेटा। बट अपन को चाहिए Q1। Q1 तब काम करेगा जब हमें S1 इनपुट पता हो। ये बहुत रेयर होता है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत रेयर होता है कि सिंक्रोनस काउंटर में कोई SR दे दे, और अगर दे दे तो सॉल्व करने का मेथड वही है, मैंने कई बार बोला आपको। चलो हम बात करते हैं S1। S1 इनपुट किसके बराबर है और R1 इनपुट किसके बराबर है? 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो गया, चेक कर लेना। इधर भी इन्वर्टर है, यहां से Q0 बार आ रहा है, Q0 बार का भी बार करोगे तो R1 कितना आ जाएगा? Q0। S0 की वैल्यू बताओ बेटा, S0 की वैल्यू Q1 है। नीचे से जाओ चाहे ऊपर से जाओ, R0 आपको दिख कितना रहा है ये आप बताएंगे। Q1 बार ऐसा नजर आ रहा है। पहला क्लॉक मैक्सिमम कितने क्लॉक देना चाहता हूं मैं? 4 मैक्सिमम क्लॉक दे सकता हूं। अरे 4 मैक्सिमम क्लॉक दे सकता हूं ना, yes sir ज्यादा थोड़ी ना दूंगा। 2 फ्लिप फ्लॉप है तो मैक्सिमम मॉडुलस कितना आया? 4। 4 तक आंसर आ जाना चाहिए, तो 4 से कम में आंसर आ जाना चाहिए। अभी चलो हम डिस्कशन करते हैं,
क्लॉक 1 देने के पहले आप रेस्पेक्टिव इनपुट जान तो लो, इनपुट दोगे तभी तो आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखो Q0 बार कितना है, 0। दोनों आपस में सेम नहीं हो सकते, तो एक वैल्यू जान लो तो दूसरी वाली वैल्यू अपने आप में ही कॉम्प्लीमेंट है। Q1 के बारे में बात करो बेटा, Q1 कितना है, तो यह आ जाएगा 1 0। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया था मैंने आपको गुड वे में। इसका मतलब क्या होता है, पहले एस बाद में आर, रीसेट। पहले 1 बाद में 0, इसका मतलब क्या हुआ गधों? हाँ, इतना सारा प्रैक्टिस करवाने के बाद नहीं निकालते आप लोग एग्जाम। ये एग्जाम में आएगा, मैं बता देता हूँ। जब भी एग्जाम में सिंक्रोनस काउंटर आएगा वो आपकी कॉपी से आएगा और आपको एग्जाम में नहीं बनेगा। जॉनसन काउंटर भी यही हुआ था, कॉपी से आया था, नहीं बना था। एसआर फ्लिप फ्लॉप को जेके में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यही आया था। 90% लोग नहीं बना पाते, जो बना देते हैं कॉपी को पढ़ के उनका एग्जाम हो जाता है, क्योंकि 30 मार्क्स का वेटेज है, मान लेते हैं हम। जनरली जो 30 मार्क्स का वेटेज है, 25 नंबर उसमें स्कोर कर लोगे तो बचा कितना, 100 मार्क्स में तो आपका जीआरएफ हो जा रहा है, तो 25 मार्क्स तो वहीं पे हो गया। एप्टीट्यूड में 10 से लेकर 15 नंबर तो एक्सपेक्टेड है, कोई भी गधा स्टूडेंट होगा तो भी, तो 40 मार्क्स 50 मार्क्स तो यहीं पे कवर अप कर ले रहे हो। लेट्स एक्सपेक्ट 25 + 15 इज नथिंग बट 40, तो 60 नंबर बाकी सारे 8 सब्जेक्ट में लेके नहीं आ पाते हम। ये हमारी एबिलिटी है। देखो इधर अभी थोड़ा ओपैम भी डिस्कशन करेंगे। मैं चाहता हूं आपके बैचेस का रिवीजन हो जाए, ये मैं चाह रहा था, कल सोच ही रहा था इसको, कि आपके जो बैचेस है इसमें गैप आया है, तो वजह जो भी हो, मैं तो वही करूंगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो आप अपने बारे में भी नहीं सोच सकते। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, बस इतना पता है। देखो आपके बैचेस में मैं हर दिन कुछ ना कुछ एनालॉग का और कुछ ना कुछ नेटवर्क थ्योरी का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने की सोचा हूँ, हर डिजिटल की क्लासेस में 1 या 2 न्यूमेरिकल। बताओ हाउ इज दैट फीलिंग, सॉरी ओपिनियन? सर अच्छा है। सही है सर। इसको लग नहीं रहा ना करेक्ट है, तुम लोग गेट लॉस्ट। देखो इधर, वैसे मेरे को पता है वो सही है। व्हाट अबाउट दिस वन, रीसेट, और वो क्या है, ओके रीसेट, ओके सेट। अब आप देखो अलाइनमेंट कई बार बोल चुका हूं बेटा, S1 R1 की वजह से Q1, S0 R0 की वजह से Q0 ऐसे काम करेगा। गजब बात है ये तो। फिर हम बोलेंगे सर आप आगे वाला क्लॉक पल्स दो ना यार, मैं बोला यस दे रहे हैं, हैव पेशेंस। व्हाट अबाउट Q0 कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, गजब। हाँ, मैं नंबर सिस्टम भी पढ़ाने की सोचा हूँ आप लोग को, क्योंकि आपको नंबर सिस्टम से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। व्हाट अबाउट Q1, बताओ Q1 कितना है? 0 1 0 1 0 1 क्या आया, दोनों 1, दोनों रीसेट रीसेट रीसेट। चलो हम आगे वापस प्रोसीड करते बेटा। Q0 बार कितना आ गया, 1 0, आपस में दोनों सेम नहीं हो सकते। व्हाट अबाउट Q1, Q1 कितना है? 0। तो 0 1 आ गया। 1 0 मतलब सेट, ओहो। 0 1 मतलब रीसेट, ओहो, ऐसा ठीक है। तो अभी अभी वापस प्रोसीड कर रहा हूं मैं। व्हाट अबाउट Q0 बार, 1 0। 1 0 व्हाट अबाउट Q1, 1 0 both 1 0 and 1 0 1 0 मतलब set and set. set Repeat after how many clock pulse output is repeated? 4 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 4 के मल्टीपल्स में आउटपुट कहां पे आके रुका है? अगर क्लॉक पल्स 4 का मल्टीपल है तो काउंटर कहां पे आके अपना आउटपुट शो कर रहा है? 1 1 1 1। और हमको कितना बोला है? 729, 729 मतलब 729। चलो अब डिवाइड करो, डिवाइड करो, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बताओ। बहुत लोग मेरे पे हंस रहे होंगे, बेटा मेरे को तुम लोग पे हंसी आता है ना, मेरे पे मत हंसना, अभी बता देता हूं मैं। ये तो 4 1 जा 4 बचा ये, गजब। ठीक है आगे। सर हाँ, फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद वो रीसेट रीसेट है ना दोनों? है फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद रीसेट रीसेट तो किया था ना, रीसेट रीसेट कहां पे बोल रहे हो, कहां पे गलत है? सर 0 का 1 होगा ना? किस में भाई, पहले क्लॉक Q1 पल्स के रो की भी बात कर रहा है कि दूसरे? सेकंड क्लॉक पल्स। हाँ, ये वाला देखूं इधर, यहाँ पे बोल रहे हो क्या? हाँ तो ये तो रीसेट है, हाँ तो रीसेट किया, और ये तो रीसेट है, तो रीसेट हाँ, किया। ठीक है। नहीं मेरे को तो पता है ठीक है, वो उसको बता रहा हूं मैं, मेरे को तो पता है ना ठीक है।
मैं गलत भी करूंगा ना बेटा तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है मेरे पास। अगर मैं गलत करता हूँ तो ज्यादा कॉन्फिडेंस से करता हूँ। देखो इधर पे 4 से डिवाइड करो, कितना आया? 182.2. 32। 4 का टेबल पढ़ो। 4 आगे 8 4 8 8 32। अरे वाह, टेबल आता है आप लोग को, गजब। बचा 9। अब क्या? 2 4 2 8। बचा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 एक क्लॉक बच गया अभी। तो 728 में यहां पे होगा तो 729 पे मेरा आउटपुट क्या आएगा बेटा? 0 1। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा, गुड। आफ्टर 729 clock Q1 Q0 is how much? कितना? कहां पे आ गया? वहां पे 0 1। सही है 01. इतना? नाउ आई थिंक we have got sufficient concept so that we can solve these kind of numerical which is completely based on synchronous counter. So 23 और 24 as a practice point of view कर लोगे? yes sir. Yes, sir. मल्टीप्लेक्सर देखते हैं हम। ये मल्टीप्लेक्सर का न्यूमेरिकल ऐसे ही डाला था सो दैट आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। फटाफट बनाओ इसको। ड्रॉ दैट सर्किट। ये आवाज मत करो बेटा। ये 1 और 0 है, ये एमएसबी एलएसबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इनपुट बिल्कुल भी नहीं है, ये इनपुट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इनपुट है ब्लॉक डायग्राम के बाहर, उसको हम इनपुट दे रहे हैं। दिस इज S0, दिस इज C। यहाँ का जो आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर है वो नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर में, मतलब ये कैस्केडेड मल्टीप्लेक्सर बोल सकते हो आप इसको। दिस इज 1, दिस इज 0। ऑब्वियसली दिस इज 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। 2 इनपुट है, एक सिलेक्शन लाइन है। एक मल्टीप्लेक्सर में एक ही आउटपुट होता है। ये हो गया A बार और ये हो गया 1। लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। अगर C आपका 0 है तो मतलब C बार है तो किसको सेलेक्ट करोगे? 0 पिन को। जबकि ये हमको दिखता है कि ये हमारा MSB है और ये हमारा LSB है। नेक्स्ट जब S0 1 हो जाएगा मतलब C हो जाएगा तो किसको सेलेक्ट करोगे? B को। तो CB लिखने के बदले आप BC लिखो क्योंकि B अल्फाबेट पहले आता है। सही है? Yes, sir. ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है? अच्छा, यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। अगर सर S0 0 है मतलब S0 बार है तो सर मैं 1 को सेलेक्ट करूंगा। लेकिन जब S0 1 है सर, जब S0 1 है तब मैं A बार को सेलेक्ट करूंगा। तो मैं A बार को पहले लिख लेता हूं क्योंकि अल्फाबेट A पहले आता है एज कंपेयर टू एनी ऑफ द अल्फाबेट। बट S0 की वैल्यू देखो कितनी है। S0 की वैल्यू कितनी है? सही है इतना? तो हमारा फंक्शन आउटपुट कितना आ जा रहा है? दिस इज इक्वल टू A बार BC प्लस BC बार। इसमें डीमॉर्गन अप्लाई करो। A बार BC में तो डीमॉर्गन कभी नहीं अप्लाई कर सकता मैं, लेकिन इसमें डेफिनेटली डीमॉर्गन अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये ऐसा हो गया। इतने टर्म को देखो आप, क्या आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं समझ में आया तो के मैप बना लो। नहीं समझ में आया तो के मैप बना सकते हैं, और के मैप हमने बता दिया कई बार आपको। नहीं समझ में आया तो के मैप। ये हो जाएगा, एक एक करके लिखता हूं मैं। ये हो जाएगा A बार प्लस B बार पहले वाली ब्रैकेट पे, B प्लस B बार दूसरे वाली ब्रैकेट पे, एक एक करके सबके साथ कंबाइन करो। C प्लस B बार लास्ट वाली ब्रैकेट पे, और ये लास्ट में C बार है ही। व्हाट इज B प्लस B बार? हटाओ। ये हो जाएगा A बार प्लस B बार C प्लस B बार प्लस C बार। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करो तो मुझे लगता है आप ऐसे डेफिनेटली लिख सकते हो, A बार C प्लस B बार। क्या बोलते हो बताओ?
x प्लस वाई एक्स प्लस जेड ऐसा लिखा हुआ है। अभी इसको देखो, इसको और इसको, इन बोथ दिस इम्प्लीकेंट्स आई कैन से व्हाट आई कैन अप्लाई। क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, बोलो। डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ। ए बार प्लस सी बार इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सी प्लस सी बार इन नेक्स्ट ब्रैकेट, तो बचा सिर्फ हमारे पास ए बार प्लस सी बार बचा और बी बार बचा। व्हाट इज दिस इज इक्वल टू, ABC. बुलियन सिंप्लीफिकेशन का स्ट्रॉन्ग आइडिया हो जाना चाहिए आपको। अगर नहीं समझ में आया तो के मैप आप डेफिनेटली कर सकते थे बेटा। ये 3 इनपुट नैंड गेट की डिजाइनिंग है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, इसीलिए यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। मल्टीप्लेक्सर ही यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहलाया जाता है। अ मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो रिफर्ड एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्यों? नैंड गेट को भी तो बना डाला आप लोगों ने, नॉर गेट बना सकते हो। हम किसी भी बुलियन फंक्शन को डिजाइन कर सकते हैं। हम इवन मल्टीप्लेक्सर के साथ, मल्टीप्लेक्सर का यूज करके फ्लिप फ्लॉप भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. आप अपना इसको देखो, मैंने आप लोग को इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट्स पढ़ाया है क्या? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फॉर अ प्रैक्टिस काइंड ऑफ थिंग। देखो बेटा, जब सिलेबस चलता रहता है ना तब तो बड़ा आसान लगता है सिलेबस, लेकिन होता क्या है जब हम रिवीजन करना भूल जाते हैं या क्लासेस लेक्चर नहीं हो पाता, तब हम उससे आउट ऑफ टच होते रहते हैं। और वो टच ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके एग्जाम को डिसाइड करता है कि आपसे होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्योंकि आता तो सबको है बेटा, जब सिलेबस चलता है तो वो बड़ा कॉमन है सबको आना। ये तो हम फिल कर सकते हैं, के मैप में ऐसा होता ही है। इम्प्लीकेंट्स है, सॉरी ये इम्प्लीकेंट्स नहीं है, ये मीन टर्म है, गलत बोल रहा था मैं। ये हमारे पास मीन टर्म की फीलिंग है, चेक कर लो। अब जो करली ब्रैकेट लगा के उसने एबीसीडी वेरिएबल्स का जो नाम लिखा हुआ है उसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वो कितना सही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लास्ट 2 रो में इसको ए बोलना चाह रहा है तो सही लिखा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, ए ही तो है वो। अब इधर के 2 कॉलम पे वो डी लिखने की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको देखो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये और ये किसके करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, डी के करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। इसको वो बी बोल रहा है, सेटिस्फाई कर लेता हूं कि वो बी है कि नहीं। देखो 1 1 का मतलब बी ही हुआ, तो ये पक्की बात है कि वेरिएबल्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी सी डी। एंड अगर आप लास्ट को देखोगे तो ये सी बोल रहा है, इसको ये दोनों कॉलम को सी बोल रहा है, तो देख लो ये सी के वेरिएबल ही है। सही है? Yes, sir. देखो मैं इसको हर सेंस में सॉल्व कर दे रहा हूं सो दैट आपका एक बार के मैप रिवीजन हो जाए। सर अगर आपको कोई बोलता कि इस के मैप का मीन टर्म लिख के बता दो, जो कि अक्सर उल्टा होता है, हम मिन टर्म से के मैप बनाते हैं, कोई के मैप से मिन टर्म नहीं बोलता। लेकिन अगर आप डिजाइनिंग के बारे में डेप्थ पे जाओगे तो कई बार बोलेगा कि a प्लस बीसी कोई फंक्शन है या a प्लस बीसीडी कोई फंक्शन है, आप इसकी मिन टर्म निकाल दो, तो आप फटाफट के मैप बना के उसका मिन टर्म निकाल सकते हो। अब ये बताओ कहां कहां पे फिलिंग है? 0 पे फिलिंग है, 1 पे 1, फिलिंग है, 2 पे 2, फिलिंग है, 4 पे फिलिंग है, 5 पे भी हमारे पास मिन टर्म है, फिलिंग नहीं बोलना चाहिए, मिन टर्म बोलो। और उसके बाद 6 पे भी है, और ये 9 10 11 12, सॉरी 9 10 11 12 13 14 15 16, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ। 8 9 10 11 12 13 14 15 पे फिलिंग है ना? 14 एंड yes, 15 पे फिलिंग है। अगर कोई बोलता है नंबर ऑफ मीन टर्म बता दो, चलो आप बता दो नंबर ऑफ मीन टर्म, गिन लो। 8, सब बताया था मैंने आपको।
अगर आप इस के मैप को सॉल्व करने की बात करोगे तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी पीआई। आप बताओगे नंबर ऑफ पीआई फॉर द गिवन के मैप। जितना ग्रुप बनाना है बना लो, मैं भी वही कर रहा हूं, जितना ग्रुप बनाना है मैं बना लेता हूं, मेरी मर्जी। ये दिख रहा है मेरे को, आपको भी दिखना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए आपको। इसके लिए 4 का ग्रुप पॉसिबल नहीं था तो नहीं ले सकते हम ऑब्वियसली। फिर यहां पे भी 4 का ग्रुप दिखा तो 4 का ग्रुप ले लिया। ओके, लेकिन यार देखो ये वाला वन पेयर बना रहा है, ये वाला वन भी पेयर ही बना रहा है, तो क्यों ना ये वाले वन को ऊपर वाले के साथ एक बार पेयर बना ले, तब तो मजा आ जाएगा। कहीं पे भी मैंने प्रायोरिटी वॉयलेट नहीं की, याद करो आपको हर चीज पढ़ाया था, बस आप एग्री करो, डिसएग्री करोगे तो भूल जाओ, बताऊंगा मैं कुछ करके। चलो अब तो कलरफुल बोर्ड है, अब तो दिखो, मतलब अब तो देखकर बताओ कि पीआई कितने हैं सर हमारे पास। हाँ मत बताओ मत बताओ। 4 सर। हाँ तो इतना लेट क्यों बता रहे मेरे भाई हैं? पीआई कितना है? 4। 4 1 2 हाँ 4। अब ईपीआई बताओ। उस पूरे ग्रुप में एटलीस्ट एक ऐसा वन होना चाहिए जो यूनिक चीजों को बताए। तो देखो ये एस्ट्रिक मार्क वन, मैंने भी एस्ट्रिक ही यूज किया था क्या? यस yes sir ये भी देखो, ये इकलौता वन है इस पूरे ये वाले ग्रुप में, देखो ये कहीं से ग्रुप ही नहीं फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये 2 तरीके से ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ये 2 तरीके से ग्रुप फॉर्म कर रहा है, हटाओ, ये 2 तरीके से ग्रुप फॉर्म कर रहा है। डॉट मार्क वन, हमको एस्ट्रिक मार्क वन से फर्क पड़ता है, हमको एस्ट्रिक मार्क वन से फर्क पड़ता है, हमको एस्ट्रिक मार्क वन से फर्क पड़ता है। हमको ये डॉट मार्क का मतलब होता है मल्टीपल तरीके से ग्रुप फॉर्म कर रहा है, मल्टीपल तरीके से ग्रुप फॉर्म कर रहा है, यूनिक वे, मजा ही आ गया। अब मैं बात करता हूं, ऐसे कितने एस्ट्रिक मार्क वन को नहीं गिनना है बेटा, उस ग्रुप को गिनना है। 3 एक ग्रुप परफेक्ट, सर इसमें 2 वन है तो 2 ईपीआई नहीं होगा, है एक ही ईपीआई, लेकिन उसमें एक चाहिए था आपको, 2 लोग हो गए, आपको एक चाहिए 2 लोग हो गए, कोई बात ही नहीं। फिर यहाँ पे भी एक ग्रुप हो गया। ओके, और क्या बचा? ये वाला। सो हाउ मेनी ईपीआई? 3 ओके, आरबीआई 1 आरपीआई नेवर एग्जिस्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन। बट अगर आप आरपीआई देखते हो तो आरपीआई, ये वाला आरपीआई, ये देखो ये वाला, इसको बोल रहा हूँ, ये वाले को, ये पिंक वाले को, ये आरपीआई में आ रहा है। और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उस आरपीआई के अंदर 2 मेन टर्म है और दोनों मेन टर्म ईपीआई के थ्रू कवर कर लिए गए, पूरा कवर ढक दिया उसको, ऐसे कवर कर लिया। ये वाला वन इस ईपीआई के थ्रू कवर कर लिया गया और ये वाला वन एक ग्रीन वाले ईपीआई के थ्रू कवर कर लिया गया। गजब। सो हाउ मेनी आरपीआई? 1 आप अपने एग्जाम को देख लो बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन जब पूछेगा तो लोगों से नहीं बनेगा, गारंटी बोल रहा हूं मैं। लेकिन आपको पहले से क्यों करा रहा हूं मैं? सो दैट वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड वी कॉल दैट वन एज वर्स्ट केस डिले टाइम। छोड़ो उसको, आ जाओ यहाँ पे अभी। तो आंसर आ गया। आरपीआई को आंसर में नहीं लिखते, नहीं लिखते हम आंसर में, आंसर आ जाएगा अभी। yes sir ईपी देखो, जो भी ईपीआई है वो तो फाइनल आंसर में आएगा, बट आरपीआई इम्प्लीकेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो लिख लोगे अभी, बाकी तो मैंने करा दिया। फिर yes sir चेक करके बताओ, ये वो पॉइंट फिर से अपनी कॉपी में लिख लो बेटा। आरपीआई नेवर एग्जिस्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन वेयर ईपीआई हैज टू एग्जिस्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन। लिख लिया? अब बताना, अगर लिख लिया होगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। लिख लिया सर क्वेश्चन नंबर 7 को मैं करा नहीं रहा हूं बेटा, एक बार देख लो आप, आज ही कराया था मैं इन लोगों को। ये 7 का सॉल्यूशन है, ठीक है। अलाइनमेंट बनाना पड़ेगा, आप एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, वो कैसा फ्लिप फ्लॉप है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। बोलता है फ्लिप फ्लॉप, ये जे के फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, मैं पढ़ रहा हूँ उसको।
बोलता है ये जेके फ्लिप फ्लॉप है जो कि इनिशियली रीसेट कंडीशन पे है, तो क्यू इनिशियली कितना है देखो, 0। 0 और बोलता है उसके बाद में नीचे वाला जो टाइमिंग डायग्राम है, नीचे वाला जो ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप के पहले जो ऐसे सिग्नल वेव फॉर्म के फॉर्मेट में गिवन है ना, सारे को एक साथ बोलोगे टाइमिंग डायग्राम है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में इनपुट का वेरिएशन और क्लॉक का वेरिएशन, क्लॉक तो टाइम होता ही है, तो उस पूरे के पूरे मतलब क्या बोलना चाहिए, एक साथ सारे सारे तीनों के तीनों टाइमिंग क्या बोलना चाहिए, क्लॉक सिग्नल और जेके इनपुट को एक साथ क्या बोल सकते हो, टाइमिंग डायग्राम। और हम पढ़ेंगे टाइमिंग डायग्राम। मेरे को लग रहा है मैं अच्छी फीलिंग रख रहा हूं, बस आप कोऑपरेट कीजिएगा, सर समझ में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा दिया और आप फ्रस्ट्रेट हो गए, ये भी नहीं चाहता मैं। तो जितना पढ़ाना चाहता हूं, अगर आप कोऑपरेट करोगे तो हम अच्छे लेवल पे डील कर पाएंगे टाइमिंग डायग्राम को भी। ठीक है, तो आप देखो कैसा फ्लिप फ्लॉप है, पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव पॉजिटिव एज ट्रिगर। ठीक है, जब पहला वाला क्लॉक दे रहे हो, चेक करो, जब ये पहला वाला क्लॉक दे रहे हो तो J0 और K0 नजर आ रहा है क्या? यस बाकी लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वाला जब क्लॉक दे रहे हो तो देखो टाइमिंग डायग्राम में वो डॉटेड लाइन से मार्क किया हुआ है, मैंने भी वही कर दिया, वहां पे आपको J1 नजर आ रहा है, नीचे K0 नजर आ रहा है। थर्ड क्लॉक पल्स दोगे तो J0 और K1 नजर आ रहा है, और फोर्थ क्लॉक पल्स दोगे तो J और K दोनों 1 नजर आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, होल्ड, सेट, रीसेट, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो वैसे कर लिया हम लोगों ने। पहला वाला आउटपुट इनिशियली कितना गिवन था, चेक कर लो, इनिशियली आउटपुट ये गिवन था ये, तो पहली बार होल्ड कर रहे हो जेके की वजह से, तो 0 को होल्ड करोगे तो 0 ही आएगा। फिर सेकंड क्लॉक पल्स आएगा तो सेट करने की बात कर रहे हो, तो सेट करोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 चेंजेस टू 1, दैट इज नथिंग बट सेटिंग कंडीशन। J इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 1, तो रीसेट कंडीशन आ गया, ये वाला सही है अभी। और लास्ट में अगर J के दोनों 1 है तो कॉम्प्लीमेंट वाला कंडीशन आ गया। ये सिंपल न्यूमेरिकल था, इसलिए मैंने बोला उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, यस सर ठीक है, करते हैं हम अभी। ये 14th वाला न्यूमेरिकल काफी अच्छा है बेटा, ये लॉजिक गेट का न्यूमेरिकल है, एक बार आप ट्राई करोगे, कराऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। 17th न्यूमेरिकल भी ट्राई करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, 15th न्यूमेरिकल भी ट्राई करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर वापस डिस्कस हम कंटिन्यू करेंगे। ओके यस सर क्वेश्चन लिखो, फॉर द गिवन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इट्स एन इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल राइट, और जिससे ओपैम का सारा कंसेप्ट तो वैसे भी क्लियर हो ही जाएगा हमको। तो लिखो, फॉर द गिवन ऑपरेशनल एम्पलीफायर R1 इक्वल टू R2, ये कैपिटल R1 है ना, स्मॉल R1 मत लिखना, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 10 किलो ओम, R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 10 किलो ओम। आप चाहते हो मैं आपका मैथ्स का रिवीजन करवा दूं? यस सर ठीक है, और आगे लिखो, C1 हमारे पास 20 माइक्रोफैरेड है, ऐसा लिखो आप, C1 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड एंड C2 इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरेड। देखो आपको ये न्यूमेरिकल मेरे पढ़ाने के बाद बड़ा आसान लगेगा बेटा, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी फैकल्टी को दे दूं ना सॉल्व करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता है, तो उसको एसी में भी स्वेटिंग हो जाएगी। लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद, क्योंकि आप वैसे ही अप्रोच करोगे जैसे मैं इन जनरल करता आया हूँ, तो आप लोग के लिए बड़ी बात नहीं है ये। बट अगर हम कॉमन वर्ल्ड के बारे में बात करें, देन तो उन लोग तो बोलेंगे ये थोड़ी ना होता है न्यूमेरिकल, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी करके। ये है C1, ये है R2 और ये है C2। एक्चुअली ये सेकंड ऑर्डर फिल्टर है बेटा, लेकिन वो फिल्टर का न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है। Vs की वैल्यू अगर आप देखोगे
तो वो है 10 UT, जो कि रियल लाइफ में अगर आप देखोगे ना तो ये न्यूमेरिकल किस लिए मुझे अच्छा लगा था मैं बताऊं, बोलो। Yes, sir. देखो एक वजह तो अभी बता देता हूं मैं। R1 R2 C1 C2 की वैल्यू आपने लिख लिया, VS गिवन है और बोला है V0 निकालो, बोला V0 निकालो। देखो आप ये बताओ, आप रियल लाइफ में करते क्या हो? आप गए लैब में तो गए होगे, क्योंकि ये कोविड बैच तो नहीं है ना, कोविड बैच तो नहीं है ना, कभी ना कभी तो लैब देखा होगा। Yes, Yes. sir. हाँ, तो मैंने बोला कि आप लैब गए, आपने ना ये ओपैम के ब्रेड बोर्ड जैसे फीलिंग समझो, आप गए, आपने लैब अटेंडेंट से सारा इक्विपमेंट्स या सारा का सारा डिवाइसेस, ये डिवाइसेस है और ये एलिमेंट्स है, पैसिव एलिमेंट, और ये हमारा एक्टिव एलिमेंट है, और ये डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं हम। डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेलिंग मुझे याद नहीं है बट ट्राई करता हूँ, DISCRETE। अब डिस्क्रीट क्यों? डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग कंपोनेंट्स को आके असेंबल करना। असेंबल तभी हम पहले क्या आते थे बेटा, पहले ना असेंबल्ड कंप्यूटर्स आते थे, पीसी, CPU अलग, रैम अलग आता था, फिर अलग अलग कंपनीज का हम हायर करते थे, सबको असेंबल करके कनेक्ट करते थे और घर पे उसको यूज करते थे और डीअसेंबल करते थे। सपोज किसी एक पार्ट्स में प्रॉब्लम है तो उसको लेके जाते थे, तो वैसे अब हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वो आप बोलोगे सर कैसे, आर अलग, सी अलग, ओपैम्प अलग, और एक हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या पढ़ते हैं एक और? Integrated electronics. इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ ओपैम्प यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ ओपैम्प यूज होगा, और एक और होता है VLSI, जिसमें एक ही एलिमेंट यूज होगा ऑल द टाइम, वो होगा सिर्फ मॉसफेट। तो हमारे जो जितना भी एग्जाम्स में जो सिलेबस है ना बेटा, वो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है और डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक्स है बस। और हमने आज तक जितने भी आपको पढ़ाए वो डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। अच्छा ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। लैब में आपने ये लगाया होगा, इसका सप्लाई वोल्टेज दिया होगा, सर्किट ऐसे ऐसे कनेक्ट किया होगा, इनपुट यहाँ पे दिया होगा। इनपुट कैसे दोगे? बटन ऑन करोगे ना कोई स्विच दोगे ना, जैसे कि ये फंक्शन जनरेटर है या तो सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे सॉरी, वो इनपुट वोल्टेज है। क्या बोला, वो क्या है? वो इनपुट वोल्टेज है। यहाँ पे क्या देते हैं हम लोग, याद है आपको, VCC और माइनस ऑफ VCC या माइनस ऑफ VEE, ये सप्लाई वोल्टेज है। और ये क्या? इनपुट वोल्टेज। बोलो ना जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. ये इनपुट वोल्टेज है। भाई इनपुट कब दोगे, सर्किट बनाने से पहले कि सर्किट बनाने के बाद? ये बताओ। Circuit बनाने के बाद. सर्किट बनाने के पहले हम इनपुट दे ही नहीं सकते, सर्किट बनाओगे तब इनपुट दोगे, करेक्ट इतना। और कैपेसिटर जब मैं लेके आया था क्या नाम है, लैब अटेंडेंट से जब मैं कैपेसिटर को लेके आया था, तो दोनों के दोनों कैपेसिटर क्या थे, अनचार्ज की चार्ज? Uncharged. और फिर हमने 10 UT मिलीवोल्ट का इनपुट दिया, यस। तो ये क्या करेगा कैपेसिटर को? Charge. चार्ज करेगा, पक्की बात है। तो पहले वो अनचार्ज था, धीरे धीरे चार्ज होगा, और वो DC इनपुट है, और हमने आपको DC ट्रांजिएंट ही पढ़ाया था। तो इस सर्किट में 10 UT की वजह से पहले जब नहीं दिया था तो कैपेसिटर अनचार्ज था, जब इनपुट दे दिया तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लग गया। लेकिन आपको ये नहीं पूछा कि आउटपुट बता दो, आउटपुट बोला ये बता दो फॉर ऑल पॉजिटिव टाइम, तो इनपुट दूंगा तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है बेटा, तो सर्किट में क्या हो रहा है बताओ? आर वी हैविंग ट्रांजिएंट इन द सर्किट? Yes, sir. यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे ये 10 UT लिखा हुआ है। अब 10 UT का मतलब क्या होता है बताओ? दिस इज VS, लेट मी प्लॉट द ग्राफ ऑफ 10 UT। कैसा आएगा 10 UT? ये तो जानते हो ना फ्रॉम मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी तो पढ़ते हो ना इसको, कि नहीं पढ़ते? कि मैं ही पढ़ाया था? हैवी साइड फंक्शन, बोलो। Yes, sir. तो ये है बेटा 10 मिलीवोल्ट। अब ये UT का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया, क्योंकि UT मल्टीप्लाई हुआ, मतलब फंक्शन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टाइम के लिए लाई करता है। तो ये आ गया 10, अब लिखो इसको मिलीवोल्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्टेप फंक्शन बोलते हैं क्या?
Yes, sir. तो अब ये यूनिट स्टेप नहीं है बेटा, लेकिन क्योंकि यूनिट होता तो 1 हो जाता वो, तो अब हम यूनिट स्टेप नहीं लिख सकते, अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ स्टेप फंक्शन लिखेंगे। और इस स्टेप फंक्शन को आप क्वांटम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ये तो स्टेप फंक्शन हो गया। इसका और क्या नाम है? हैवी, स्पेलिंग बताओ। HEAV. वी वाई नहीं, वी आई, हैवी साइड फंक्शन। नेक्स्ट वन, गजब बात करने वाला हूं मैं। गजब बात करने का मतलब मैं जितना चाहता हूं उतना इंटरेस्ट तो डेवलप कर ही रहा हूं। इसको हम सिंगुलैरिटी फंक्शन भी बोलते हैं। अब सिंगुलैरिटी फंक्शन क्या होता है आप लोग बताओ, मैथ्स के रिगार्डिंग बता सकते हो मेरे को, या इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग भी बता सकते हो। देखो, ऐसा फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस हो उसको बोलोगे सिंगुलैरिटी फंक्शन, एल्स उसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस हो। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो सिंगुलैरिटी फंक्शन के अंदर आएगा, या उसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस है तो वो भी सिंगुलैरिटी फंक्शन के अंदर आएगा। जैसे कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एक सिंगुलैरिटी फंक्शन है, स्टेप फंक्शन एक सिंगुलैरिटी फंक्शन है, और रैंप फंक्शन एक लीनियरली राइजिंग फंक्शन भी एक सिंगुलैरिटी फंक्शन है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव स्टेप फंक्शन आ जाता है। लीनियर टी का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? यही तो आता है ना। अगर 10 आर ऑफ टी या 10 टी यू टी का मैं डेरिवेटिव लूंगा तो यही आएगा। तो रैंप फंक्शन, स्टेप फंक्शन एंड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगुलैरिटी फंक्शन। आप ये बताओ हमारे सर्किट में स्विच कहां पे लगा हुआ है, सोच के बताओ। वेयर वी आर हैविंग स्विच इन दिस सर्किट? नहीं दिख रहा है स्विच? दिखा स्विच? ये है स्विच। क्योंकि पहले वोल्टेज कितना था? एट t इक्वल टू 0 माइनस व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज? At t equal to 0 plus, what about the input voltage? Are we having abrupt change in the input or switching? बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. को लग रहा है एक दो लोग ही हैं, बाकी सब लोग ना सोच रहे होंगे टाइम पास करने आए, चल अपन देख लेते हैं। ऐसे यही हाल है लग रहा है क्लासेस का। ठीक है, ओके। तो ये पक्की बात है कि सर्किट में ट्रांजिएंट हो रहा होगा। आगे देखो आप, ये वाला वोल्टेज कितना है बेटा? दिस आउटपुट वोल्टेज इज V नॉट एंड इट इज वेरिंग विद टाइम। गुड। V नॉट V नॉट V नॉट V नॉट V नॉट V नॉट, ये कितना है? अब कैसे? Because op amp is having feedback and this circuit is nothing but a voltage follower circuit, negative feedback, virtual ground concept is valid। यहां से लेकर यहां तक इसका नाम हम ऐसे बोल सकते हैं क्या बेटा? ये V1 है कैपेसिटर का वोल्टेज, और यही वोल्टेज V नॉट भी है। देख लो, इधर से इधर चला गया, ऐसे चला गया। यही वोल्टेज V नॉट ऑफ टाइम है और यही वोल्टेज कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज है, और क्योंकि कैपेसिटर का सबस्क्रिप्ट 1 है इसलिए मैंने वहां पे V1 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? V2 लिख सकता हूँ क्या? बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. ये प्रिंसिपल नोड है बेटा, ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल नोड है। याद रखना, ओपैम का रिवीजन करवा रहा हूं मैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ओपैम का जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो नोडल से ही सॉल्व होगा, और हम भी क्या कर रहे हैं? नोडल। गजब, ठीक है। मैं बोलता हूं दिस इज अकॉर्डिंग टू सबस्क्रिप्ट 2, ये है हमारे पास नोडल 2, एंड अकॉर्डिंग टू द सबस्क्रिप्ट ऑफ V नॉट और V1 दिस इज नथिंग बट नोडल 1। नहीं, नोडल 1, हाँ चलो नोडल 1 बोल देता हूं मैं, नोडल V नॉट भी बोल सकते हो। दिस इज नोडल, क्या नाम है इसका? V नॉट, नोडल, नोडल 1 बोल दिया, नोडल 1। यहाँ पे नोड अप्लाई कर सकते हो क्या बेटा? यहाँ पे Yes, sir. मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि फिगर तो बना लिया होगा अभी। चलो मेरे को यहाँ पे आप हेल्प करोगे। सो अभी हम नोड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, नोड एट द दिस वन, तो क्या हो जाएगा? V2, बार बार टाइम लिखने की जरूरत है, चलो लिख ही लेते हैं। V2 ऑफ t माइनस Vs, तो Vs की वैल्यू ये है ना, बाद में पुट करेंगे हम, डिवाइड बाई क्या हुआ? R1. R1। इधर देखो, प्लस ऑफ V2 ऑफ t, ये R1 R2 दोनों सेम है क्या वैल्यू वाइज? Yes, sir. हाँ, तो V2 वो बाद में देख लेंगे। V2 ऑफ t माइनस ऑफ V नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइड बाई व्हाट?
R2। R2, अच्छा, अब इसका देखो, हम नोडल अप्लाई कर रहे हैं, और हम नोडल अप्लाई करने का मतलब करंट होता है ना बेटा, yes sir, ये करंट है। तो ये करंट क्या होगा, इधर का वोल्टेज देखो, इस साइड का वोल्टेज कितना है V2, और इस साइड का वोल्टेज कितना है V0। No. इधर से हमको V2 नजर आ रहा है, उधर से हमको V0 नजर आ रहा है। तो व्हाट अबाउट करंट थ्रू द कैपेसिटर, IC इक्वल टू क्या लिखते थे, IC इक्वल टू C2 इंटू डी बाई डी टी सी डीवीसी बाई डी टी। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ले लिया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि करंट कैपेसिटर में ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो करंट की डायरेक्शन पे पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। तो डी बाई डी टी ऑफ V2 ऑफ t माइनस ऑफ V0 ऑफ t। बोलो, ये एक्सप्रेशन समझ में आया अभी आपको? yes sir, Yes, sir. हाँ, ये इक्वल टू उधर नहीं लिखा हुआ है जीरो, यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया। और देखो, मैं यहाँ पे ऐसे V0 लिख रहा है। अभी आप नोडल बताओ, एट नोडल कहां पे अप्लाई करें हम, 1 पे अप्लाई करते हैं। देखो बेटा, ये कैपेसिटर है, तो लैप्लास होता तो बड़ा इजी हो जाता, तो मैं लिखता V ऑफ S डिवाइड बाई 1 अपॉन C1S, तो वो भी सही था। लेकिन याद रख लेना, हमको टाइम डोमेन इतना स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि टाइम डोमेन पहले या बाद में लैप्लास आया है, ठीक है। ओके, अब यहां का करंट क्या होगा, आउटपुट करंट, नीचे ग्राउंड है, IC और C1 करंट में क्या होगा, C1 में कितना करंट फ्लो होगा, C1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ हाउ मच, वोल्टेज थ्रू C1 कितना है, V0 मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। इधर देखो R2 में कितना करंट होगा, प्लस आप ऑब्वियसली लिख सकते हो V0 ऑफ t माइनस क्या था वो उधर वाला, V2 E2, डिवाइड बाई R2। सही है। yes sir, और ये क्या करंट है भाई, ओपैम के अंदर तो जाता नहीं करंट, yes sir, इक्वल टू कितना, जीरो। Zero. समझ में आया क्या? yes sir, व्हाट अबाउट अदर पीपल्स? देखो बेटा, बहुत सारे लोग हैं, आप सोचो मैं आप ही के लिए करा रहा हूँ न्यूमेरिकल, सो दैट आपका गुड वे में प्रैक्टिस हो जाए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट टू कमेंट, अगर आपके घर की तरफ से नॉइज आ रहा है तो एटलीस्ट कमेंट कर दो कि सर हाँ अच्छा लग रहा है अपने को करके। देख लो यहाँ पे, अब ये दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, लेकिन ये R1 R2 दोनों कितने सेम है क्या? Yes, yes sir. sir, यार तो हम अनवांटेड वेरिएबल्स क्यों बढ़ा दे हम? मैं इसको बोलता हूँ हटा दो इसको, ये नया एक्सप्रेशन लिख लो, इसको हटा दो। जहां जहां पे R1 है तो सबको ले लो ना, क्वेश्चन में भले उसको अलग अलग किया हुआ है। तो लेट्स राइट R1 is equal to R2 and considering R1 R2 as an equal value of new resistance given by R। तो यह नया एक्सप्रेशन एकदम क्विकली लिख लो, क्विकली। ठीक है बेटा दीपक, ऐसे कोई भी रिप्लाई भी कर सकता है ना चैट बॉक्स में। अगर आपके यहाँ पे नॉइज हो रहा है तो बता देना कि सर हाँ अच्छा लग रहा है, इससे हमारा रिवीजन ही हो जा रहा है। अब देखना किस लेवल का न्यू रिवीजन हो जाएगा, आप खुद देखोगे। अरे यार ये तो 4 बज जाएगा न्यूमेरिकल करते करते। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन तक छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं सर, आधा हम लोग कर लेंगे। हाँ अच्छी बात है बेटा, गुड। इधर देखो तो एक बार आप लोग, अब क्या है ना, आपको निकालना क्या है, आउटपुट। तो पूरा का पूरा आउटपुट V0 है, तो मैं बोला सबको V0 के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करो। लेकिन अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर मैं ट्रांसफॉर्म कैसे करूं, तो इसको देखो, ये देखो d बाई डी टी ऑफ V2 माइनस ऑफ V0। तो समवेयर फ्रॉम वेयर आई कैन से V2, यहाँ पे देखो V2 माइनस ऑफ V0 और यहाँ पे V0 माइनस ऑफ V2। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैन आई लुक समथिंग फ्रॉम हियर which is being related over above expression। ये V2 माइनस V0 बाई R है और यहाँ पे V0 माइनस V2 बाई R। इस पूरे को उधर ट्रांसफॉर्म कर दो तो क्या नजर आएगा आपको, बताओ। C1 into d by dt of V0 of t is equal to, now ये पूरा उधर चला गया, ये वही आ गया जो मुझे चाहिए, V2 of t माइनस ऑफ V0 of t डिवाइड बाई हाउ मच, by R, तो सर आप कर क्या रहे हो, देखो मेरे को बेटा V0 का देखो, अगर आप वहां पे याद होगा तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते थे,
और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है और ये मैथ्स है। नोडल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके बाद पूरा मैथ्स है। आप देखो कि डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है तो कुछ भी करके अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे मुझे वी नॉट का टर्म चाहिए। ये V2 हटाओ, ये V2 हटाओ, ये V2 हटाओ। सही है। Yes, sir. अभी V2 ऑफ t माइनस ऑफ V0 ऑफ t, ये वो वैल्यू है जो मेरे को आ गया। मैं इसको जब चाहे तब यूज कर सकता हूँ। ये वाली वैल्यू इसको मैं यूज कर सकता हूँ और ये वाली वैल्यूज को यहाँ पे यूज करोगे तो V2 माइनस ऑफ V0 ऑफ t डिवाइड बाई r इज इक्वल टू हाउ मच, C1 इंटू d बाई dt ऑफ V0 ऑफ t। आ गया। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. लेकिन अभी आप इसको देखो सर, इसमें भी तो V2 है, इसमें जब तक V2 हटाओगे नहीं सर आप प्रोसीड नहीं कर सकते। इसको देखो, ये और ये जाना पहचाना दिख रहा है। V2 ऑफ t माइनस V0 ऑफ t d बाई dt, ये भी वही है, लेकिन क्या हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं इसका? यस सर। गुड। तो टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड इज गोइंग टू गिव मी C1 इनटू, हाँ, सेकंड डेरिवेटिव d2 V0 ऑफ t, आवाज मत करो बेटा, डिवाइड बाई dt स्क्वायर, आवाज मत करो, इज इक्वल टू ये इसका डेरिवेटिव ले लो तो d बाई dt ये वही हो गया जो हम चाहते हैं, V2 माइनस ऑफ V0 डिवाइड बाई r। ये देखो यहीं पे कहीं पे है, दिख रहा है? Yes, sir. ये हो गया मेरे पास और ये हो गया मेरे पास। अब लेकिन यहां पे मैं फिर फंस गया। अब ये डेरिवेटिव नहीं है, V2 माइनस ऑफ VS है और सर्च आउट करो, V2 माइनस ऑफ VS है। VS चल जाएगा बेटा। मैं आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे, मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन पे अगर आप याद करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना अलग है, उसका पोस्टमार्टम करना या उसको अंदर अपने ब्लड में लेके आना अलग है। आज तक दुनिया के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटरमीडिएट आउटपुट नहीं आया है। एक्स और वाई जो आप लेते थे जनरली, तो उसमें एक्स इनपुट है और वाई आउटपुट है, बीच में कोई भी z वेरिएबल नहीं आता। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हैज टू बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन व्हिच रिलेट्स इनपुट एंड आउटपुट, मतलब मैपिंग होनी चाहिए प्रॉपरली। तो हमने बोला यार VS तो चल जाएगा, लेकिन ये V2 तो खराब बात है, तो V2 को यहां से निकाल के बताओ कितना आ जा रहा है। यहां से ये वाला V2 यहां से निकालो, ये V2 कितना आ जाएगा यहां से? V0t प्लस R7 हाँ, वेरी गुड। डिवाइडेड मैं लिखता हूँ, मैं V0t बार बार नहीं लिख रहा हूँ बेटा, तो V0 इधर आ गया है ना, लेकिन बाद में आएगा। उसके बाद पहले ये हो जाएगा RC1 इंटू d बाई dt ऑफ V0। ये किसकी वैल्यू है? ये V2 की वैल्यू है, चेक कर लेना, सही है? हाँ, V2 हट गया, V2 हट गया, ये पूरा टर्म हट गया और ये पूरा टर्म हट गया। दिख रहा है आपको? अभी ये V2 को हटाओ तो V2 को क्या लिख सकते हो? V0 प्लस ऑफ RC1 इंटू dV0 बाई dt, बार बार टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ऑफ VS। स्मॉल अल्फाबेट का मतलब होता है इट्स अ फंक्शन। ये पूरा मैं हटा चुका हूं, देखो कहीं पे हटाया था इसको, कहां गया? ये है क्या? प्लस C1 इंटू d बाई dt ऑफ V0। ठीक है, बार बार फंक्शन ऑफ टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। और ये C2 नहीं चाहिए, ये इसकी पूरी की पूरी वैल्यूज, यहाँ पे R नहीं था क्या? C dVc बाई dt, तो ये R इधर मल्टीप्लाई होगा क्या बेटा? ये देखो, ये वाला जो R है उसमें नहीं था वो R। मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर हाँ, कांस्टेंट वैल्यू। एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे R लिख दिया था, इसको नहीं, मैं R को उधर ट्रांसफॉर्म कर दे रहा हूँ। ये R ट्रांसफॉर्म होके इधर आ गया, ये तो ऐसे बोलना चाहिए, ये R यहाँ चला गया। अब यहाँ पे C2 है और यहाँ पे C1 है और ये R भी है, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? RC1 C2 RC1 C2 इनटू डबल डेरिवेटिव d2 V0 डिवाइड बाई dt स्क्वायर। पता चला मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं ये सिखा रहा था मैं अब तक। मैथ्स में नहीं पढ़ते आप कि हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही तो यूटिलिटी है।
मैथ्स का सबसे परफेक्ट एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होता है। मैथ्स में कभी मैथ्स का एप्लीकेशन कभी नहीं कर पाओगे। मैथ्स का परफेक्ट एप्लीकेशन किस सब्जेक्ट में मिलेगा, उसको छोड़कर किसी और सब्जेक्ट में। इवन केमिस्ट्री में भी ऑब्वियसली हमें को मैथ्स का गुड एप्लीकेशन मिल जाता है। अब मैं बोल रहा हूं, अब तो पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। तो ये पूरा जो सर्किट था दैट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड एज हाउ वी कैन फॉर्म सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यार ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 क्यों आया है? हाँ, क्योंकि 2 कैपेसिटर है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। तुम लोग गधे हो तो तुम लोग के लिए तो कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। है सर। अरे तो देखो ना, मेरी इंटरनल फीलिंग देखो ना। अभी क्वेश्चन सॉल्व कहाँ, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ है ना। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इधर बताओ, इसकी वैल्यू फटाफट फटाफट पुट कर लो, इसकी वैल्यू पुट कर लो। या तो ऐसे करो, हम चाहते हैं सर, हमको ये पहले से बताया गया है कि हम कोफिशिएंट को 1 रखते हैं। एक काम करता हूं, बट मैं पहले स्प्लिट कर लेता हूं, उसको लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, RC1 C2 into D2 V0 सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एज इट इज लिख दें इसको, ठीक है। यहाँ पे कितना बच रहा है, V0 by R बच रहा है ना, और यहाँ पे VS by R बच रहा है। तो उस माइनस ऑफ VS by R को इधर लेके आ जाओ और VS by R लिख लो। क्यों? क्योंकि ये इनपुट था, जानते हो आप, Y उधर X लिखते थे हम लोग। और उसके बाद अगर ये बच गया तो d V0 by dt है, यहाँ पे भी d V0 by dt है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे dy dt को मैं अलग कर दूं और V0 को अलग कर दूं तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है बेटा, एक बार देख के बताओ। C1 प्लस, C1 को भी अलग कर लो, या तो C1 लिख दो, C1 प्लस 2C1 हो जाएगा। हाँ, R कैंसिल, यस वेरी गुड, मैं गलत कर रहा था। तो 2 टाइम्स ऑफ C1 है यहाँ पे, हालांकि इसको यहाँ पे लिखना चाहिए। और क्या बचा, ये V0 by R बच रहा है क्या? यस sir. सर। V0 by R बच रहा है। हमको कोफिशिएंट को क्या रखने की आदत पड़ी हुई है, ये इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर लें, यस सर। तो ये आ जाएगा D2 V0। कभी एक IIT का प्रोफेसर उस लेवल पे कभी नहीं सोच पाएगा जिस लेवल पे मैं आजकल सोचना स्टार्ट कर दिया हूँ। देखो इधर पे, इससे डिवाइड करोगे 2C1 को, इससे डिवाइड करोगे तो 2 बाई क्या बचेगा, तो 2 तो बचेगा ही, C1 कैंसल आउट हो जाएगा, बाई RC2 बच रहा है क्या, इंटू dV0 बाई dt, बस आप चेक करते रहिएगा। प्लस इसमें तो कुछ कैंसल आउट नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा V0 डिवाइड बाई R या R स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसको, R स्क्वायर C1 C2, प्लस ये आ जाएगा VS डिवाइड बाई अगेन R वहां पे था तो ये आ जाएगा R स्क्वायर अगेन C1 C2। अब C1 C2 की वैल्यू पुट करके बताते जाओ मेरे को। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करो बेटा। कितना आ रहा है? टू आ रहा है सर। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा, क्या कर रहे हो आप लोग? आ रहा है सर, 2 आ रहा है सर। सिर्फ 2 ही आ रहा है? अच्छा, और ये वाला वैल्यू कितना है, इसको देखना, ये आपको 1 बाई करना है ना, 1 बाई R स्क्वायर C1 C2, वो कितना आ रहा है, ये भी वही है सेम। ये कितना आ रहा है? यूज कैलकुलेटर भाई, 1 अपॉन R स्क्वायर C1 C2, 1 अपॉन R स्क्वायर C1 C2। 10 आ रहा है सर। आपने बोला 10, ठीक है बेटा।
और ये भी 10 आ रहा है। सेम है सर, तो 10 ही है। हाँ तो 10 ही होगा। अच्छा नेक्स्ट वन, अभी सॉल्व कर लोगे इसको। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सिलरी इक्वेशन। यू कॉल दैट वन एज characteristic equation in electronics. That is nothing but s square plus 2s plus 10. Yes or no? We can talk about the second order stability of the system now. Check करो roots कितना आ रहा है। Roots find the roots now. कितना आ रहा है roots? कितना आ रहा है roots? कितना आ रहा है roots? नहीं है। -1 प्लस -3 आयोटा। -1 प्लस -3 आयोटा। यस सर। सबका यही आ रहा है। यस सर। अच्छा और ये पी आई कैसे निकालोगे? पी आई याद है आपको? वी एस की वैल्यू कितनी है? वी एस की वैल्यू कितनी है? 10 मिली वोल्ट। 10 और डिवाइड बाई, ये आवाज मत करो ना यार, डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10। याद आया आपको? आप पी आई ऐसे निकालते थे। देखो सी एफ निकालना तो मैंने पहले भी सिखा दिया था। सी एफ पहले भी निकाला हुआ मैथ्स में आपने। तो ये सी एफ क्या आ जाएगा? e raised to the power of minus of t c1 cos 3t प्लस c2 sin 3t। ये है हमारे पास c1 c2। आराम से इवेल्युएट कर लीजिएगा आप, अगर आप कर पाते हो तो, इतना स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन होगा तो। और यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आता है क्या हम सबको? कांस्टेंट का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आता है? कांस्टेंट का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, देखो मैं तो ऐसे करता था, इसको ले लो e टू द पावर ऑफ 0t और सब जो है s है वो 0 हो जाएगा। तो अगर आप 0 0 पुट कर दोगे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया? 10 मिली वोल्ट ही आ रहा है। तो यार मैं कितना ज्यादा डीप बता सकता हूँ ना, इसका आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। ये जो है ना, ये 1 घंटे न्यूमेरिकल और सॉल्व कर सकता हूं मैं। अब आप देखो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल होता क्या, अरे सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल होता क्या? पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है। पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। और ये देखो जो आपका ये रूट्स जो आया था वो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन पे है तो स्टेबल है। और रूट्स आने के बाद ये जो है ना, ये ट्रांजिएंट एनालिसिस है। ये ट्रांजिएंट सिस्टम पे क्यों आया यार? स्विचिंग की वजह से। और एक टाइम के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ रहा है? 10 मिली वोल्ट। और अगर आप चेक करोगे ना, तो अब ये हो गया बेटा। क्वेश्चन का डिस्कशन इसलिए कर रहा था मैं, सो दैट आपकी थिंकिंग लेवल इंप्रूव हो जाए और आपको ये वाला डाउट क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि साला कि हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील करने लगे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। तो बता दे रहा हूं मैं, अगर आप 10 मिली वोल्ट दे रहे हो तो टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, 5 टाइम कांस्टेंट बीत चुका है, आइडियली इन्फिनिटी टाइम बीत चुका है। तो एक टाइम के बाद कैपेसिटर क्या हो जाएगा? फुल चार्ज। और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। हुआ कि नहीं? yes sir जब इनपुट दिया एक बहुत सारा टाइम बीत गया बेटा और कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज हो गया। तो फुल चार्ज हो गया मतलब अब टाइम कितना हो चुका है? आइडियली टाइम कितना हो चुका है? इन्फिनिटी। अब फुल चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज open ओपन सर्किट। अब फुल चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। तो मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का सिग्निफिकेंस सिखा रहा हूं।
कि आप जो मैथमेटिक्स में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हो वो मैथ्स में सिर्फ मैथ्स पढ़ते हो लेकिन आता कुछ नहीं है। लेकिन मैथ्स की जो एप्लीकेशन है वो सब्जेक्ट में दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये हो गया गजब, ये हटाओ, ये सब तो छोटी छोटी चीजें थी। नीटली ड्रॉ करने की बात कर रहा था मैं, ये सब हटा देता हूँ मैं। C2 अच्छा छोड़, नहीं हटाता उसको। अब आप ये बताओ, इतने टाइम के बाद, इन्फिनिटी टाइम के बाद हमारा इनपुट वोल्टेज कितना है बेटा? इनपुट वोल्टेज तो 10 है ना ऑल द टाइम, ये तो 10 मिली वोल्ट ही है क्योंकि टाइम हमारा इन्फिनिटी जा रहा है। वी हैव ड्रॉन दिस सर्किट फॉर टाइम अप्रोचिंग टुवर्ड्स कहां पे? फुल चार्ज, स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर बिहेव्स एज क्या? ओपन सर। ओपन सर्किट। मैं तो सोच रहा हूँ कि MIT में जाके उनके प्रोफेसर लोग को पढ़ा दूं, ऐसे सोचता हूँ। लेकिन फिर बोलेंगे तू तो एमटेक किया हुआ है, PhD पोस्ट डॉक करता, फिर तेरा एग्जाम लेते, ये वो करते। ऐसा नहीं है, ये तो टैलेंट की कदर नहीं समझो आप। यहाँ पे कितना करंट है? नहीं है सर यहाँ पे करंट। यहाँ पे कितना करंट है? नहीं है यहाँ पे करंट। यहाँ पे कितना करंट है? नहीं है यहाँ पे करंट। यहाँ पे कितना करंट है? जब इधर कोई करंट जा ही नहीं रहा है तो R2 में कितना करंट है बेटा? 0। इधर ये ओपन सर्किट है, करंट कितना जाएगा? 0। यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो इधर भी करंट 0, उधर भी करंट 0, गजब बात हो गई। यहाँ पे कितना करंट है? 0। तो R1 में कितना वोल्टेज है ही नहीं वोल्टेज R1 में। तो ये जो 10 मिली वोल्ट है, इस R1 में कोई वोल्टेज नहीं है, इस R2 में कोई वोल्टेज नहीं है। तो बोलो ना सर यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ पे 10 मिली वोल्ट है। ये पूरा 10 मिली वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे ओपन सर्किट है, नहीं जा सकता मैं। ये वाला देखो, इस R2 में करंट नहीं है। अब करंट नहीं है तो इक्वी पोटेंशियल बोल दो, और हम करंट नहीं है तो ये भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज सेम होगा। तभी तो करंट नहीं है। या दूसरे वे में ये भी बोलो कि सर वोल्टेज इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ पे भी सेम वोल्टेज आएगा। ये 10 मिली वोल्ट है तो ये भी आ गया 10 मिली वोल्ट, ये भी आ गया 10 मिली वोल्ट, ये भी आ गया 10 मिली वोल्ट, और ये भी कितना आ गया? 10 मिली वोल्ट। इंटरेस्टिंग बात जो मैंने डिराइव कर दिया, कभी ना कभी ट्रांजिएंट में आपके पास ये लिखा होगा कि बेटा पर्टिकुलर इंटीग्रल डिफाइंस स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिफाइंस ट्रांजिएंट एनालिसिस। ये बहुत पहले आपकी कॉपी में नेटवर्क थ्योरी में लिखा होगा। इसका इतना ह्यूज डेरिवेशन इंडिया में किसी की औकात नहीं है, और अगर वो करेगा भी तो पढ़ पढ़ के करता रहेगा। समझ में आया? यस सर। वो PI याद करो, जो PI मैंने नीचे निकाला है उसी को रिलेट कर रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द PI इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आपके रियल लाइफ में भी यही होगा बेटा। हर जगह पे जो भी सिस्टम आप बनाओगे उसमें ट्रांजिएंट आएगा, उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा। तो जो चेंजेस, जो बदलाव आते हैं उसको आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलो, और जो कांस्टेंट रहता है उसको आप बोलो पर्टिकुलर इंटीग्रल। मैं इसके पीक डेप्थ में भी जा सकता हूं, पीक डेप्थ में भी जा सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, आप लोग कोऑपरेट नहीं करते। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। और जो होमवर्क मैंने आपको दिया एक बार ट्राई करके लेके आएगा, अभी चलता ही रहेगा। आपका नंबर सिस्टम भी पढ़ा दूंगा सोच रहा हूं मैं, तो उनका लॉस है जो पहले पढ़े हुए हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, हम तो करा देंगे आपको। तो हाउस द क्लास? इंटरेस्टिंग सर। ये ना IIT वालों को तो मैं तो प्रॉपरली रिप्लाई करना चाहता हूँ। आई हेट दिस IITians। हालांकि मैं सर आप खुद भी तो हो। अरे तो क्या हो गया, और ढंग से पढ़ाते नहीं है यार प्रोफेसर लोग वहां के ना, तो उनको थोड़ा सा चाहता हूँ मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाओ भाई करके। बस गवर्नमेंट जॉब है करके फोकट में टाइम पास क्यों कर रहे हो? गवर्नमेंट जॉब है करके अगर उनको बोल देना भाई देख फीडबैक होगा तेरा भी, ID के प्रोफेसर को, देख तू पढ़ा रहा है कि नहीं, तेरा फीडबैक होगा करके। ठीक है, वो सफेद कपड़ा पहन लेंगे और बोलेंगे सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट। उससे होता कुछ नहीं है। देखो भाई 2 लाख रुपए पर महीने पर मंथ मिल रहा है, तो फ्रूटफुल काम भी तो कर। क्या रिसर्च वर्क करा रहा है? अरे बच्चों का बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग तो कर। ऐसा है IITian लोग करते हैं ऐसा, सभी सारी IITs का यही हाल है। मैं कानपुर से पास आउट हूँ तो मुझे पता है कि कितना टॉर्चर सहने को मिलता है जब हम अपना MTech या PhD करते रहते हैं, तो उन लोग कोऑपरेट नहीं करते। गाइड आपका देखना बेटा, जब भी PhD करोगे या MTech करोगे तो आपका गाइड एक लाइन बोलेगा, दूसरी बार बोलेगा ना सर कैन यू रिपीट, तो गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी बीबी से झगड़ा करके आया रहता है ना। समझो, आप समझो इतना, मतलब ऐसे में वियर्ड लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, बट आपको लगेगा ये प्रोफेसर है भाई, मुझे कभी नहीं बनना है ऐसे प्रोफेसर। वो आपको मेरी याद आएगी उस टाइम पे, यार वो बंदा तो बड़ा रिलैक्स होता था लाइफ में, कितना भी प्रॉब्लम हो, दांतों का प्रॉब्लम हो, आइज का प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज हो,
ही इज ऑलवेज रेडी टू एंजॉय द लाइफ। आप प्रोफेसर को देखोगे तो बोलोगे यार मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई, ऐसा लगेगा कि हम दूसरी दुनिया में जाके पीएचडी कर रहे हैं जहां पे सिर्फ रोना धोना, सैडनेस, नो मोटिवेशन, नो हैप्पी वाली फीलिंग, एक्सेप्ट गेटिंग दैट स्टाइफंड ऑफ 32,000 रुपीज पर मंथ। इसके सिवा कोई हैप्पी वाली फीलिंग नहीं आएगी। इसीलिए लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करो आज भी, और ये मैसेज कैरी करना जब आप पीएचडी करो या एमटेक करो किसी भी आईआईटी से, और ना इतना मैथमेटिकल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड अराइज करना बेटा कि आप फ्यूचर में किसी बच्चे को जब पढ़ाओ तो वो भी बिग फैन हो जाए आपका। टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर।